हेलो स्टूडेंट, आज की इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हम लोग देखेंगे कि अभी तक हमारी सीटेट की तैयारी कहाँ तक कंप्लीट हुई है और हमें कितना आता है। तो आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा और जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधों के बीच अपना घोंसला बनाता है। देखिए, कैक्टस पौधा जो होता है वो रेगिस्तान में पाया जाता है, मतलब मरुस्थल में पाया जाता है। तो ऑप्शन है फाख्ता, वीवर, शकरखोरा, कलचिड़ी। तो इसका सही ऑप्शन होगा फाख्ता। जो फाख्ता पक्षी होता है वो कैक्टस के पौधों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। और भी हम लोग ऑप्शन देखेंगे। देखिए, जो वीवर चिड़िया है, वीवर को हम लोग बोलते हैं जुलाही चिड़िया। उसके जो घोंसला उसका होता है वो लालटेन की तरह होता है, जो कि पेड़ से लटकता रहता है। और याद रखिएगा कि यह जो घोंसला होता है वो नर पक्षी बनाता है। मादा देखती है कि कौन सा घोंसला अच्छा है, फिर उसमें अंडे देती है। तीसरा ऑप्शन है शकरखोरा। देखिए, जो शकरखोरा होता है वो पेड़ों के तनों को छेद करके अपना घोंसला बनाता है। चौथा आपका ऑप्शन है कलचिड़ी। कलचिड़ी जो होती है वो पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। अब देखिए, आगे हम बात करते हैं कुछ और बर्ड्स की कि कुछ और बर्ड अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं। तो देखिए, एक पक्षी होती है दर्जिन, दर्जिन चिड़िया। उसका जैसा नाम है दर्जिन, वैसे ही वो पत्तों को सिल के अपना घोंसला बनाती है। और हम लोग बात करेंगे कबूतर और गौरैया की। तो देखिए, कबूतर और गौरैया का जो घोंसला होता है वो हमारे घरों में ही होता है। और अगर कौवा की बात करें तो कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है। देखिए, यहाँ कौवा सबसे ऊंची डाल पे बनाता है, लेकिन जो गिद्ध होता है वो क्या करता है, सबसे ऊंचे पेड़ पे अपना घोंसला बनाता है। दोनों में अंतर है। वहीं अगर शुतुरमुर्ग की बात करें तो शुतुरमुर्ग जो होता है वो ज़मीन को खोदकर अपना घोंसला बनाता है। चील क्या करता है, सबसे ऊंचे पेड़ पे अपना घोंसला बनाता है। और गिद्ध जो होता है वो सुनसान इलाके में अपना घोंसला बनाता है। तो ये हो गया आपको जितने भी बर्ड्स होते हैं उनका घोंसला कहाँ कहाँ होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, उसको हमें देखना है। देखिए, पहला हमारा ऑप्शन है हाउस बोटों की छतों पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है जिसे ख़त्म बंद कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो हाउस बोट होता है उसकी जो छतें होती है वो उस पर एक लकड़ी की नक्काशी होती है, उसको हम लोग ख़त्म बंद करते कहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। दूसरा है डोंगा नक्काशी रहित हाउस बोट है। तो ये भी आपका सही है कि जो जो हाउस बोट जो होते हैं जिन पर नक्काशी नहीं होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोंगा बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। एक और बात आप लोग याद रखिए, जो हाउस बोट होता है वो हमेशा पानी में होता है और यह टूरिस्टों के लिए यूज होता है, मतलब पर्यटन के उद्देश्य से यूज होता है। इसकी जो कुल लंबाई होती है वो 80 फुट होती है और यह जम्मू कश्मीर और केरल राज्यों में पाया जाता है। वहीं अगर डोंगा की बात करें तो जो डोंगा होता है उसका उपयोग स्थानीय लोग ही करते हैं। डोंगा का उपयोग टूरिस्टों के लिए नहीं होता है। आप लोग थोड़ा इसको डिफरेंट कर लीजिएगा। चलिए, ये तो था दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए पक्षियों में कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। देखिए, क्वेश्चन जो है 2017 में सीटेट में पूछ चुका है। तो ऑप्शन आपका है उल्लू, कौवा, बसंत गौरी, मैना। देखिए, झटके से आगे पीछे करने की बात है तो वो करती है मैना। जो मैना चिड़िया होती है वो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। वहीं हम लोग अगर उल्लू की बात करें तो उल्लू अपना अधिकांश सिर घुमा लेता है, मतलब यूँ कहें कि 360 डिग्री तक मैक्सिमम ये अपना सर घुमा लेता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। ऑप्शन है बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पे बैठता है। दूसरा है भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। तीसरा है बगुला भैंस को डराना चाहता है। चौथा है बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। जो बगुला और भैंस है उन दोनों में सहजीवी का संबंध है। अब जो ये सहजीवी संबंध होता है उसे कहते हैं, तो जब दो लोग एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उसको बोलते हैं सहजीवी का संबंध है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। मैंने पहले ही क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि जो शाखा से लटकने वाला जो घोंसला होता है उसको जुलाही या फिर वीवर चिड़िया बनाती है। लेकिन देखिए, ऑप्शन में जुलाही या फिर वीवर चिड़िया नहीं है। यह एक साल क्वेश्चन पूछ चुका है। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, सूर्य पक्षी। क्योंकि ये जो वीवर चिड़िया होती है उसको सूर्य पक्षी भी कहते हैं हम लोग। वहीं अगर कौवा की बात करें तो कौवा क्या करता है, पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे अपना बनाता है घोंसला। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। असम राज्य में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं। ऑप्शन है
बांस और लकड़ी के, पत्थर और लकड़ी के, केवल लकड़ी के, बहुमंजिले। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि असम में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए वहाँ बांस और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। ये जो घर होते हैं वो 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं। और ये 10 से 12 फीट क्यों ऊंचे होते हैं? क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए जो घर होते हैं वो ऊंचे बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो गया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कीजिएगा कि 30 गुनी जो है उसकी जड़ें ज़्यादा बड़ी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है रूस, तीसरा है राजस्थान, चौथा है अबू धाबी। तो देखिए जो राजस्थानी ओक है वो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। देखिए जो राजस्थानी ओक होता है उसकी जो पेड़ की ऊंचाई होती है वो 4 मीटर तक होती है। अगर ऊंचाई 4 मीटर है और पेड़ों की अगर जो जड़ें हैं उनकी गहराई अगर 30 गुनी इसकी है, 30 गुनी, तो इसका मतलब हो जाएगा 120 मीटर तक इसकी जड़ें नीचे तक जा सकती हैं। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। देखिए रेगिस्तानी ओक के बारे में एक और मान्यता है कि ये जो इसके जो तने होते हैं उसमें पानी इकट्ठा रहता है। जब भी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको आवश्यकता होती है पानी की, तो ये क्या करते हैं, जो उनके तने होते हैं उसमें पतली सी पाइप डाल देते हैं और जिससे पानी निकलने लगता है। तो ये लोग उस पानी का यूज करते हैं पीने में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। देखिए यहाँ हाथी के बारे में पूछा गया है और हाथी के बारे में एग्जाम में हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ देता है, तो हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से उसको करेंगे। पहला हमारा ऑप्शन है, हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करता है क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलता है। ये बात बिल्कुल सही है आपका कि जो हाथी है वो गंदे पानी में खेलना पसंद करता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। दूसरा ऑप्शन है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 8 घंटे सोना पसंद करते हैं। देखिए ये आपका स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो हाथी का जो होता है वो 2 से 4 घंटे ही सोता है और यहाँ बोला है 8 घंटे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 20 गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है, 3 महीने के हाथी का बच्चा का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 2 कुंतल। मतलब ये क्वेश्चन पूछ सकता है 200 किलोग्राम की जगह पे आपको 2 कुंतल भी दे सकता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए सी डी। और हम खोजेंगे कि इसमें ए सी डी कहाँ है, तो यहाँ ए सी डी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा ए सी डी। तो ये रहा आपको हाथी के बारे में। कुछ और हाथी के बारे में अगर एडिशनल पॉइंट बताया जाए तो देखिए, जो हाथी होता है वो स्थल मंडल का सबसे बड़ा जानवर होता है। स्थल मंडल के सबसे बड़े जानवर की बात यहाँ पे हो रही है। वहीं अगर जल मंडल के सबसे बड़े जानवर की बात किया जाए तो ब्लू व्हेल जो होती है वो जल मंडल में पाए जाने वाली सबसे बड़ी जानवर होती है। देखिए जो हाथी का दिमाग होता है वो लगभग 5.5 किलो का होता है। आप लोग इसको भी याद कर लीजिए क्योंकि स्टेटमेंट में डाल के ये पूछ सकता है। तो जो हाथी का जो दिमाग है वो 5.5 kg का हो सकता है। और देखिए एक समूह में 10 से 12 हाथी ही होते हैं। इस क्वेश्चन में इतना नहीं लिख पाए हम, तो बता दे रहे हैं। जो एक समूह होता है उसमें 10 से 12 हाथी होते हैं और जो हाथी का जो नेता होता है वो बुजुर्ग हथिनी होती है। जो सबसे उसमें बुजुर्ग हथिनी रहेगी वो उस ग्रुप की लीडर रहेगी। और जो बच्चे होते हैं वो 14 से 15 साल में ये क्या करते हैं, अपने ग्रुप को छोड़ देते हैं। और जो कान इनका होता है वह सुनने के साथ साथ हवा करने के लिए भी यूज़ होता है। तो ये तो था हाथी के बारे में। मुझे नहीं लगता कि हाथी से बारे में इसमें जितनी मैंने आपको पॉइंट बताए हुए हैं उससे अलग जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से सुन लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, इतने के अंदर ही पूछेगा हाथी के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? देखिए पक्षी क्या करते हैं, अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? तो ऑप्शन है, पक्षियों की आँखें की पुतली घूम नहीं सकती। दूसरा है, पक्षियों की आंखें छोटी होती है। तीसरा है, उनके कान पंखों से ढके होते हैं। चौथा है, वे उड़ नहीं सकते। तो देखिए जो पक्षी होते हैं वो अपनी गर्दन क्यों हिलाते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं चीज़ों को। उनकी जो पुतली होती है वो स्थिर होती है, वो घूम नहीं पाती, इसलिए क्या करते हैं, वो अपने सिर को घुमा घुमा के देखते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं। देखिए जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, काला और सफ़ेद रंगों में सभी चीज़ों को देखते हैं। जो रात में जागने वाले जानवर जैसे चमगादड़ हो गया, तो ये क्या होता है कि काला सफ़ेद इसको दिखता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। वह कौन सी पक्षी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है। देखिए सबसे ऊंची डाल पूछा है यहाँ पे, यहाँ सबसे ऊंचा पेड़ नहीं पूछा है। तो ऑप्शन है शकरखोरा, कौवा, कलचिड़ी, कोयल। तो देखिए जैसा कि हमने पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है कि जो आपका कौवा है वो क्या करता है, सबसे ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है। वहीं अगर चील की बात करें तो चील सबसे ऊंचे पेड़ पे अपना घोंसला बनाता है। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर शकरखोरा की बात करें तो शकरखोरा क्या करता है, कैक्टस के पेड़ों के बीच में बनाता है। कलचिड़ी की बात करें तो ये क्या करती है, पत्थरों के बीच में बनाती है अपना घोंसला। वहीं अगर कोयल की बात करें तो कोयल अपना घोंसला बनाती ही नहीं है, ये क्या करती है, कौवे के घोंसले में अंडा देती है। तो इसका तो बढ़िया है, कौवे के घोंसले में अपना अंडा दे रही है। तो इस आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा कि मुझे और मेरी माँ दोनों को साफ खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी साफ खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है। देखिए जो लिंग हू फेन है वो आपका हांगकांग का सबसे फेमस भोजन है। तो ये बच्चा कहाँ का है, हांगकांग का है। तो जब भी आपको लिंग हू फेन की बात करें तो हम लोग हांगकांग ऑप्शन पर टिक करेंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आदिवासी हजारों साल पहले से कांसा की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसा का उपयोग होता है। कांसा के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। देखिए जो कांसा होता है वो क्या होता है कि तांबा और टीन से बनता है जो कांसा होता है। वहीं एक और धातु होती है जिसे हम लोग बोलते हैं पीतल। तो जो पीतल होता है वो किससे बनता है आप लोग का, तांबा प्लस जस्ता, जिसको हम लोग जिंक भी बोलते हैं, इससे बनता है। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। यह तांबे और टीन का मिश्रण है। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि जो कांसा होता है वो तांबे और टीन का मिश्रण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया। वहीं अगर आपसे पीतल पूछता है ऑप्शन में तो आप लोग क्या करेंगे, बोलेंगे तांबा और जस्ते से बनता है। तो आप लोग इसको भी थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। वह कौन सी पक्षी है जो सबसे ऊंचे पेड़ पे अपना घोंसला बनाती है। देखिए सबसे ऊंचा पेड़ यहाँ पे पूछा है, सबसे ऊंची डाली नहीं पूछी है। तो सबसे ऊंचे पेड़ पे जो बनाता है उसे बोलते हैं चील। चील क्या करता है कि पेड़ के जो सबसे ऊंचा पेड़ रहता है उस पे ही अपना घोंसला बनाता है। वहीं कौवा क्या करता है, सबसे ऊंची डाली पे अपना घोंसला बनाता है। जो पेड़ की सबसे ऊंची डाली होती है उस पे अपना घोंसला बनाता है। कबूतर को हम जानते ही हैं कि यह हमारे घरों में अपना घोंसला बनाता है। और कलचिड़ी क्या करती है कि पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। पर्वतारोही जिस टेंट में रहते हैं उन्हें उसमें ठंड नहीं लगती क्योंकि यह टेंट बना होता है। देखिए यहाँ पर्वतारोहियों के टेंट के बारे में बात किया गया है, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। याक के बालों से, गर्म ऊन से, मोटे कपड़ों से, दो तह, यहाँ तह रहेगा, तह वाली प्लास्टिक से। तो देखिए जो पर्वतारोही होते हैं उनकी जो टेंट होता है वो 2 तह वाली प्लास्टिक की शीट से बनी होती है। याक के बालों से चांगपा जनजाति एक होती है लद्दाख में, वो क्या करती है, चांगपा जो जनजाति होती है लद्दाख में, वो क्या करती है, याक के बालों से अपना टेंट बनाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं। आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। जो चांगपा जनजाति द्वारा बनाया गया जो टेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेबो। क्या बोलते हैं, रेबो। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, रेबो किसे कहते हैं। तो याक के बालों से बने टेंट को हम लोग रेबो बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित पक्षियों में से वह कौन सी पक्षी है जो गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकती है। देखिए मैंने पहले ही बताया है कि जो उल्लू होता है वो अपनी गर्दन को काफ़ी ज़्यादा घुमा लेता है, मतलब लगभग 360 डिग्री तक वो घुमा लेता है। वहीं अगर मैना की बात करें तो मैना क्या करती है, झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे करती है। तो जब भी झटके से आगे पीछे करने की बात आएगी हम लोग मैना टिक करेंगे, और जब काफ़ी हद तक घुमाने की बात आएगी या फिर 360 डिग्री तक घुमाने की बात आएगी तो हम लोग उल्लू को टिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है। देखिए यहाँ फिर से रेगिस्तानी ओक के बारे में पूछा है
और इस क्वेश्चन को मैंने कम्युनिटी टैब में डाला हुआ था, तो काफ़ी बच्चों ने गलत आंसर दिया था। उन्होंने लगाया था रेगिस्तानी ओक को राजस्थान में। देखिए रेगिस्तानी ओक जो होता है वो राजस्थान में नहीं पाया जाता है, यह होता है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक देखते हैं। 4 गुना अधिक देख सकते हैं, ये पक्षी कौन कौन से हैं? ऑप्शन है कौवा, चील, कबूतर। दूसरा है बाज, कबूतर, तोता। तीसरा है चील, बाज, गिद्ध। चौथा है चील, कौवा, बाज। तो देखिए जो पक्षी 4 गुना देख सकते हैं वो है चील, बाज और गिद्ध। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। 4 गुना ये अधिक देखते हैं। वहीं कुछ जानवर होते हैं जो हमसे 6 गुना अधिक देखते हैं, जैसे आपका चीता हो गया, बाघ हो गया, ये सब क्या करते हैं, हमसे 6 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। तो हम लोग इसको याद कैसे करेंगे? देखिए चील की क्या होती है, 2 आँखें होती है और 2 पैर होते हैं, तो मिला के 4 गुना हो गया, मतलब 4 हो गया, तो हम लोग याद करेंगे 4 गुना। वहीं अगर हम लोग बात करें शेर और चीता की, तो जो उसका क्या होता है, 4 पैर होता है और 2 आँखें होती हैं, तो हम लोग याद करेंगे कि हमसे वो 6 गुना अधिक दिखता है। देखिए सिर्फ हमें याद करना है, तो वो हम कैसे भी याद करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। घटपड़ी पौधे नेपंथीज, यहाँ नेपंथीज के बारे में पूछा हुआ है। ऑप्शन है का मुँह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है, तो ये तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। दूसरा ऑप्शन है भारत में नहीं पाया जाता। देखिए जो नेपंथीज है वो भारत में पाया जाता है या आपके मेघालय रीजन में पाया जाता है। जो नेपंथीज है आपका मेघालय रीजन में पाया जाता है। तीसरा आपका है कि मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा लेता है, ये भी आपका बात बिल्कुल सही है कि यह मेढकों और चूहों को फंसा लेता है। चौथा आपका है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारतता की ध्वनि निकालता है। देखिए ये ध्वनि नहीं निकालता है, ये क्या करता है, सुगंध निकालता है, जिससे क्या होते हैं जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं इनके तरफ, और ये क्या करते हैं, अपने कंटियों से ढक लेते हैं और वो उसमें मर जाते हैं। अब बात ये आती है कि ये जो घटपर्णी नेपंथीज पौधे होते हैं वो क्यों इन लोग को खाते हैं? तो देखिए ये जहाँ उगते हैं वहाँ क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन कमी कारण ये क्या करते हैं, कीड़ों मकोड़ों को खाते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, उनसे नाइट्रोजन चूस लेते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है इसका। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता है। देखिए यहाँ हम लोग मकानों के बारे में बात करेंगे, तो आप लोग भी आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन है पेड़ की तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें। दूसरा है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। तीसरा है पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें। चौथा है लकड़ी का फर्श। तो देखिए सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हमें ढालू छतें देकर ये स्टेटमेंट गलत कर दिया, मतलब स्टेटमेंट पहला आपका गलत है और बाकी तो सही है। अब हम लोग देखेंगे कि जो पहला स्टेटमेंट देखिए इसमें है तो ये भी गलत हो जाएगा, तीसरे में है तो ये भी गलत हो जाएगा, चौथे में है तो ये भी गलत, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, मतलब 2 सही है। लद्दाख की जो घरें होती हैं हमेशा हमें स्टेटमेंट में देके पूछता है कि इनकी जो छतें होती हैं वो ढालू होती हैं। ऐसे हम लोग भी सोचेंगे कि वहाँ बर्फ़ पड़ता है और जब बर्फ़ यहाँ पे पड़ेगी तो बर्फ़ फिसल जाएगा, तो छतें ऐसी ही होती होंगी, लेकिन ये गलत है। जो लद्दाख की जो छतें होती हैं वो समतल होती हैं, इस पर ये लोग क्या करते हैं, अपने खाने पीने की सामग्री को सुखाते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे कि जो छतें हैं वो ढालू नहीं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो गया। आगे देख लेते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो ऑप्शन है बिहार, मिजोरम, गोवा, जम्मू कश्मीर। तो जैसा कि हमें पता है कि देखिए तेल में, नारियल के तेल में तली हुई मछली यहाँ पे है, तो वो कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं, ये खाते हैं गोवा के लोग। ये सीटेट 2017 में पूछ चुका है क्वेश्चन, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 गोवा। लेकिन हम लोग याद रखेंगे कि यहाँ अगर सरसों का तेल दिया होता नारियल के तेल के स्थान पे तो वो हो जाता जम्मू कश्मीर, क्योंकि जो जम्मू और कश्मीर के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सरसों के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो इसलिए आपका यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से घरों की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, क्योंकि देखिए ये घर की जो विशेषता है वो है राजस्थान के घरों की विशेषता। वहाँ क्या होती है, जो घर और दीवार होते हैं उनको क्या करते हैं, गोबर से वो लोग लीपते हैं। तो ऑप्शन आपका है चिकना और साफ बनाने के लिए। दूसरा है खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। तीसरा है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। चौथा है कीड़ों से दूर रखने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो जाएगा, क्योंकि जो घरें होती हैं उनको लीपा जाता है कि ताकि उसमें कीड़े ना लगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है।
आगे देख लेते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है। यहाँ भी देखिए घर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़िए जिससे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। ठीक है, छात्र बोलता है मैं गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हम धरती से लगभग 10 से 12 फुट 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं हमारे घर, जिन्हें बांस के मजबूत खंभों पे बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 10 से 12 फुट होगा ऊंचा कि 3 साढ़े 3 मीटर ऊंचा होगा। तो दोनों बात एक ही है, चाहे आपको स्टेटमेंट में 10 से 12 फुट दिया हो चाहे 3 से 3.5 मीटर दिया हो, दोनों एक ही बातें हैं। तो आप लोग इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो ऑप्शन है कि यह गांव कहाँ का होना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जहाँ बारिश होती है और घर बांस के बने होते हैं वो कहाँ का घर होता है, असम का होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। आई होप कि आप लोग को भी आंसर सही हो रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ क्वेश्चन है खेजड़ली का वृक्ष पाया जाता है। देखिए खेजड़ली मतलब खेजड़ी का जो वृक्ष है वो कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो हम जानते हैं जो खेजड़ी का जो वृक्ष होता है वो राजस्थान में पाया जाता है। ये वृक्ष काफ़ी छोटा होता है लेकिन काफ़ी छायादार होता है। ये जो वृक्ष होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या करते हैं, जानवर खाते हैं वहाँ के। और जो यहाँ के इसके जो पेड़ के जो छाल होते हैं वो मेडिसिन के यूज में आता है। सबसे बड़ी विशेषता इस पेड़ की यह है कि इसके तने में जो है कीड़े नहीं लगते हैं, इसलिए फर्नीचरिंग के लिए, घर बनाने के लिए काफ़ी यूज़ होता है। तो खिजड़ी के वृक्ष से देखिए एक और चीज़ जुड़ा हुआ है, जो खिजड़ी मोमेंट था जिससे अमृता देवी बिश्नोई जुड़ी हुई हैं। खिजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए उन्होंने अपने साथ अपनी 3 पुत्रियों की भी आहुति दे दी थी। इसको हम लोगों ने 60 वीडियो में पढ़ा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देख लेते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। देखिए यहाँ टैपियोका की बात कहा गया है तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, असम। तो हम जानते हैं जो टैपियोका होता है, अवियल टैपियोका, वो होता है केरल का व्यंजन। केरल को लोग क्या करते हैं, अवियल टैपियोका खाते हैं। वहीं अगर गोवा की बात करें तो गोवा के लोग जो होते हैं वो नारियल के तेल में तली हुई मछली को खाना पसंद करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यहाँ किसी पशु के बारे में दिया हुआ है तो है कि यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। अब ये भालू की तरह दिखता तो है लेकिन भालू नहीं है। ठीक है, यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से लटक कर सोता है। यहाँ 17 घंटे की बात की गई है, हमको तो लग रहा है सबसे अधिक सोता होगा यही। जिस वृक्ष पे रहता है उसी की पत्तियां खाता है, यह भी ठीक है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। यहाँ 40 वर्ष तक जीवित रहता है और 17 घंटे वृक्षों पे उल्टे लटक के सोता है। सीधे वो भी नहीं सोता, उल्टा लटक के सोता है ये। तो इसमें से वो कौन सा जानवर हो सकता है। ऑप्शन है लंगूर, पैंडा, चिंपैंजी और स्लाथ। देखिए ये जो जानवर है जो कि भालू की तरह लगता है लेकिन भालू नहीं है, वो आपका स्लाथ है। स्लाथ क्या करता है, 17 घंटों तक वृक्षों से लटक के उल्टा सोता है। अब कभी कभी स्टेटमेंट पूछता है कि 18 घंटे तक वृक्षों से उल्टा लटक के सोता है, तो हमें ध्यान देना है कि 18 या फिर 19 कुछ नहीं होता है, 17। और इसका जो जीवन काल है वो 40 वर्षों का है। इससे हमें 2 पॉइंट को नोट करना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। यहाँ एक मैप का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए हर साल मैप से क्वेश्चन पूछते ही हैं, एक क्वेश्चन मैप से आता है आप लोगों का। क्वेश्चन हमारा है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा भारत का जो मैप है उसमें तमिलनाडु पहले कहाँ है हमें वो पता होना चाहिए। तो जो तमिलनाडु आपका है वो है यहाँ, ये पोर्शन आपका क्या है, तमिलनाडु। अब पूछ रहा है कि उसके निकटवर्ती राज्य कौन सा है, तो हमें इसके निकट निकट कौन से राज्य दिखाई दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश दिखाई दे रहा है, कर्नाटक दिखाई दे रहा है और केरल दिखाई दे रहा है। केरल आपका यहाँ रहा। तो यही 3 राज्य हमें दिखाई दे रहे हैं, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो हम लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। उड़ीसा तो ऊपर है, उड़ीसा यहाँ पे है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र यहाँ पे है तो भी ये नहीं होगा। तीसरा है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। तो देखिए छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पड़ता है, ये यहाँ रहा, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो आपका यहाँ रहा आंध्र प्रदेश, ये रहा आपका आंध्र प्रदेश। इसको साफ कर लेते हैं।
देखिए ये रहा आपका आंध्र प्रदेश, ये रहा आपका केरल और ये रहा आपका कर्नाटक, और ये जो आपका स्टेट है वो है तमिलनाडु। तो आप लोग से मैप का एक क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग मैप को पहले से ही पढ़ लीजिए। इसमें तो एक ही क्वेश्चन हमने कवर किया हुआ, लेकिन ये पूछ सकता है कि राजस्थान से कौन सा राज्य सीमा बनाता है, या फिर सबसे अधिक तो ये पूछता है उत्तर पूर्वी राज्यों से, जैसे असम से पूछ लिया कौन सा सीमा बनाता है। तो आप लोग एक बार मैप को ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे देख लेते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न होते हैं। देखिए यहाँ पशुओं की त्वचा के बारे में पूछा हुआ है कि उनके जो विभिन्न पैटर्न होते हैं वो क्यों होते हैं। तो ऑप्शन है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, दूसरा यह है परावर्तित प्रकाश के कारण, तीसरा है उनकी त्वचा पे बालों के कारण, चौथा है उस जलवायु के कारण जिसमें वे रहते हैं। तो देखिए जो पशुओं पे जो मान लीजिए जो जबरा होता है, जबरा पे क्या होता है रेड और ब्लैक और वाइट का जो है पट्टियाँ लगी होती हैं, तो वो किस कारण होता है यह पूछ रहा है। तो ये बालों के कारण होता है, जो उनकी त्वचा पर जो बालें होती है ना उन्हीं कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया गया है जलवायु के कारण। देखिए जलवायु कारण क्या होता है, जो हमारे पौधों के जो तने होते हैं उसमें वार्षिक वलय बनते हैं। जलवायु कारण जो ऐसे ऐसे वलय होते हैं ना वो लोग वो क्यों बनते हैं, कोई डार्क रहता है कोई आपका लाइट कलर रहता है, तो वो क्यों बनते हैं, जलवायु कारण वो बनते हैं। क्योंकि जब अधिक बारिश होती है तो ये जो वार्षिक वलय जो होते हैं वो हल्के कलर के बनते हैं, जब गर्मी पड़ती है तो ये जो वार्षिक वलय होते हैं वो डार्क कलर के बनते हैं। तो जलवायु जब भी देगा तो आपके वार्षिक वलय जो कि पौधों में पाया जाता है उसके कारण बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ देखिए सांपों के बारे में बात किया गया है, एक और एनिमल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग हाथी के बारे में पढ़ चुके हैं, स्लाथ के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे सांप के बारे में। तो पहला हमारा स्टेटमेंट है हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ये बात आपका बिल्कुल सही है। जो 4 तरह के जो सांप होते हैं, देखिए पहला सांप जो होता है कोबरा, दूसरा करैत है, तीसरा दुबैया है, चौथा अफाई है। तो यही कोबरा, करैत, दुबैया और अफाई, यही 4 तरह के जो सांप होते हैं वो हमारे देश में पाए जाते हैं। दूसरा आपका ऑप्शन है नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। तो जैसा मैंने आपको बताया जो कोबरा है वो सांपों का एक जहरीला प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा आपका ऑप्शन है जहरीले सांप को 4 खोखले दांत होते हैं, जब सांप काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से शरीर में चला जाता है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जब सांप काटता है तो जो जहर होता है वो शरीर में चला जाता है, लेकिन 4 खोखले दांत तो नहीं होते हैं सांप के। हम लोगों ने मूवी में भी देखा हुआ है सिर्फ 2 ही दांत होते हैं उन लोगों के, वो 2 ही स्पॉट छोड़ता है, तो 4 खोखले दांत नहीं होते, सिर्फ 2 होते हैं। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। चौथा ये है कि सांप के काटने की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो सांप काटने की जो दवा होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी वेनम, वो बनता है सांप के ही जहर से। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही है। तो हम देख लेते हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा हमारा, ए, बी और डी। तो देख लेते हैं ए, बी और डी कहाँ है। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 3 में ए, बी और डी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से किसके फूल और फल खाए जाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि किस पौधा के कौन से अंग खाए जाते हैं, ये जरूर पूछता है। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं प्याज। देखिए प्याज का क्या होता है, हम लोग तना को खाते हैं, तो ये तो आपका होगा नहीं। दूसरा ये है मूली, मूली के हम लोग जड़ को खाते हैं। याद रखिएगा मूली ज़मीन के अंदर पाई जाती है, लेकिन जो मूली, गाजर और जो सलजम होते हैं, चुकंदर होते हैं, उसके हम लोग जड़ों को खाते हैं। वहीं अगर प्याज, लहसुन, अदरक और इन सब चीज़ों की बात कर लें तो हम लोग इसके तने को खाते हैं। तीसरा ऑप्शन है केला। देखिए ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, जो कि केला का जो फूल होता है हम लोग उसके फूल को भी खाते हैं, और जब केले के फूल में से जब फल निकल जाता है तो हम लोग उसके फल को भी खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। चौथा आपका ऑप्शन है मेथी। जो मेथी होता है हम जानते हैं कि हम लोग उसकी पत्ती को भी खाते हैं और उसके बीज को भी खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आंसर फूल और फल खाए जाते हैं केला के। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा सांप घोंसला बना के रहता है। अब देखिए इतना व्यवस्था किया हुआ है, घोंसला बना रहा है अपने लिए, तो जरूर वो राजा ऐसा रहता होगा, इसका मतलब वो किंग कोबरा है। हम लोग याद रखेंगे जो किंग कोबरा है वो क्या करता है, घोंसला बना के रहता है। और जब जैसा जानते हैं जो करैत है, जो दुबैया है, वो क्या है, जहरीले सांपों का एक प्रकार है। तो 31 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन।
इसमें पूछा हुआ है खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। यहाँ नहीं पूछा हुआ है तो देख लेते हैं। आलू को हम लोग चिप्स बना के संरक्षित करते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा है दूध को पनीर बना के, ये तो आपका गलत है क्योंकि दूध का पनीर बना के हम लोग अधिक टाइम तक नहीं रख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है सेब का जैम बनाकर, ये बात बिल्कुल सही है। चौथा है कच्चा आम का अचार बनाकर, ये भी बात बिल्कुल सही है। देखिए जो चिप्स हो गया, जैम हो गया, अचार हो गया, ये क्या करते हैं सालों साल चलते हैं, लेकिन दूध का पनीर बना के हम लोग ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। बाघ अंधेरे में मनुष्य की तुलना में कितना अधिक देख सकता है। अब आप लोग को अगर ट्रिक याद होगा तो आप लोग बता पाएंगे। 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना, 4 गुना। तो मैंने पहले बताया था कि बाघ के 4 पैर होते हैं, चलो ये हो गया 4 पैर उसके, और 2 आँखें होती है तो ये हो गया 2 आँखें, तो ये कितना हो गया 6 गुना हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। वहीं अगर हम लोग किसकी बात करें, गिद्ध की बात करें, चील की बात करें, तो क्या होती है उनके 2 पैर होते हैं, ये हो गया 2 पैर, और 2 आँखें होती हैं, 2 आँखें हो गई, तो ये 4 गुना अधिक देख लेते हैं। तो सिर्फ हमें याद करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इसी ट्रिक से याद करें, आप लोग किसी भी ट्रिक से याद कर सकते हो। तो 33 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब कोई सपेरा अपने वाद्ययंत्र वीण को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पे अपने सिर को इधर उधर घुमाता है, ये बात ठीक है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है। देखिए जो सपेरे होते हैं जब भी वो बीन बजाते हैं, हम लोग ने मूवी में भी देखा हुआ है, तो क्या करते हैं सांप झूमने लगता है, तो वो क्या है किस वजह से हो रहा है। ऑप्शन है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, दूसरा है उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, तीसरा है उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, चौथा है उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। तो देखिए जो सांप होता है वह जो वाद्य यंत्र से जो निकले हुए कंपन है उसके प्रति अनुक्रिया करता है, मतलब ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो जाएगा। उसके बाद वो क्या करता है अनुक्रिया करता है कंपन के प्रति, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। देखिए जो वाद्य यंत्र होता है सपेरों का, वो कैसे बनता है, जो सूखी लौकी होती है गांव में ना, उसी से बनते हैं इनके वाद्य यंत्र, मतलब जो बीन होते हैं उसी से बनते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस चीज़ से बनता है, तो आप लोग वही ऑप्शन लगाएंगे। तो 34 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 35। स्लॉथ की औसत आयु कितनी है। अब ये स्लॉथ पे दूसरा क्वेश्चन है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जो स्लॉथ की जो औसत आयु है वो कितनी है, तो आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन है 40 वर्ष, 50 वर्ष, 20 वर्ष और 70 वर्ष। तो हमने पढ़ा हुआ है जो स्लॉथ है वो भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। यह 17 घंटे पेड़ों पे उल्टा लटक के सोता है। इसकी जो आयु है वो 40 वर्ष होती है। देखिए जो स्लॉथ होता है वो अच्छा तैराक भी है, ये पानी में तैरता भी है, तो आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। सिर्फ ये सोने का काम नहीं करता, ये तैरने का भी काम करता है। जब भी इसको टाइम मिलती है सोने से तो ये क्या करता है नीचे उतरता है और तैरता भी है। तो 35 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। आगे देख लेते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ भी क्या है घरों के बारे में पूछ दिया है। चलिए पढ़ते हैं। घरों की नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कर रहे हैं। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, ठीक। पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें। तीसरा है पत्थर के खंभों पे जमीन से लगभग 10 से 12 फुट की ऊंचाई पे बने घर। चौथा है पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। पांचवा है लकड़ी की फर्श। देखिए इस स्टेटमेंट को पढ़ के लग रहा है ये जरूर ये लद्दाख के घरों के बारे में बात कर रहा है। हाँ देखिए यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है लेह और लद्दाख के घरों के बारे में ऊपर दी गई कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो हम लोग एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। देखिए जो लेह लद्दाख के जो घर होते हैं निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये है पेड़ के तनों और लकड़ी से बनी ढालू छतें। फिर यहाँ से ढालू वर्ड दे दिया और ये स्टेटमेंट को गलत कर दिया। मैंने पहले ही बताया है कि जो लद्दाख होती है वहाँ बर्फ़ ज़रूर पड़ती है। आप सोचेंगे कि बर्फ़ पड़ती होगी तो ऐसे आकार में छतें होती होंगी ताकि बर्फ़ आसानी से सरक जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे समतल छतें पाई जाती हैं, इसलिए स्टेटमेंट बी आपका गलत हो गया। तीसरा है पत्थर के खंभों पर ज़मीन से 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर घर बने होते हैं। ये जो 10 से 12 फुट की बात है वो असम के घरों की बात की गई है, इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट सी भी आपका गलत हो जाएगा। चौथा है पत्थर और गारा चूने से बनी मोटी दीवारें हैं, ये तो सही आपका है, डी आपका सही है। ई है लकड़ी के फर्श है, तो ये भी सही है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए डी ई। अब हम लोग खोजेंगे ए डी ई कहाँ है, ये रहा हमारा ए डी ई। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है।
देखिए आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि ढालू छत्ते हमेशा पूछता है स्टेटमेंट में डाल करके, और हम लोग गलत करके चले आते हैं, तो गलत है ये चीज़। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 37 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। यहाँ कुछ जानवर हैं, उनमें सिमिलरिटी क्या पाई जाती है। छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। वे जहरीले होते हैं। देखिए छिपकली जहरीली होती है, सांप जहरीला होता है, लेकिन हमने नहीं सुना है कि कछुआ और गौरैया जहरीले होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है वे भूमि एवं जल दोनों में रहते हैं। अब सांप और कछुआ तो जल और भूमि दोनों में रहता है, लेकिन छिपकली गौरैया क्या करती है, जल में नहीं रहती है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा है उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। देखिए जो सांप होता है उसका शरीर सल्क से ढका होता है, जो छिपकली होती है उसका भी शरीर सल्क से ढका होता है, लेकिन जो गौरैया होती है उसके जो उसका जो शरीर होता है वो फीदर्स मतलब पंखों से ढके होते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। चौथा है वे अंडे देते हैं। छिपकली भी अंडा देती है, गौरैया भी अंडे देती है, कछुआ भी अंडे देता है और सांप भी अंडे देता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑप्शन अपने आप निकल के आएगा कि कौन सा सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आगे देख लेते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ऐसे दो जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते और काटते रहते हैं। इसका तो आंसर आप ही बता सकते हैं। ऑप्शन आपका है सांप और गिलहरी, चूहा और गिलहरी, तीसरा है छिपकली और कछुआ, चौथा है छिपकली और गिलहरी। तो देखिए जो गिलहरी होती है वो हमेशा कुछ न कुछ खाती रहती है, और चूहा भी हमें काफ़ी परेशान करता है घरों में, हर चीज़ को ये काट देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चूहा और गिलहरी। चूहा और गिलहरी क्या करते हैं, हर चीज़ों को काटते रहते हैं, इनकी मजबूरी है काटना, इनकी कोई गलती नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगर ये काटेंगे नहीं तो इनके दांत छोटे नहीं होंगे, और ये इनके दांत जो है वो लगातार बढ़ते रहेंगे, और इनके ही मुंह में धंस के इनकी मृत्यु कर देंगे, ये मर जाएंगे अगर दांत धंस गया तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए झूम खेती के बारे में पूछा गया है, तो हम लोग देख लेते हैं झूम की खेती के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन पहला है, झूम की खेती अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कर रहे हैं। ऑप्शन पहला है एक फसल प्राप्त करने काटने के बाद जमीन को कुछ सालों के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये तो ठीक लग रहा है। दूसरा है इस जगह को बांस या खरपतवार उग जाते हैं, उसे उखाड़ के जला देते हैं, ये भी सही है। तीसरा है खरपतवार जंगल को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। चौथा है जब इस जमीन को खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। देखिए यहाँ एक वर्ड जो है उस स्टेटमेंट को गलत कर दिया, यहाँ बोला है गहरा जोता जाता है। हम लोग कभी भी झूम की खेती में गहराई से नहीं जोतते हैं, हम लोग छिछला हल्का फुल्का उसको जोत करके उसमें बीज छिड़क देते हैं और हमारा हो जाता है खेती। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो गया, इसकी वजह से आपका केवल डी गलत है, बाकी सब ठीक है। ऑप्शन ए बी सी ठीक है, बस सिर्फ डी गलत है। तो इस क्वेश्चन का 39 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। नीचे दिए गए कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है, यहाँ नहीं पूछा हुआ है, तो हम लोग देख लेंगे कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन है छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, तो ये तो बात ठीक है कि छत्ते में केवल कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं, ये तो सही है। दूसरा है छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, ये भी सही है। तीसरा है नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चौथा है प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, तो आप स्टेटमेंट आपका डी भी सही है। तो यहाँ पूछा कौन सा नहीं है, तो देखिए नर मक्खियाँ जो होती हैं वो छत्ते के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो नर मक्खियाँ होती हैं उनका तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही नहीं, सिर्फ यह फर्टिलाइजेशन के लिए काम आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, क्योंकि जो नर मक्खियाँ होती हैं वो छत्तों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। देखिए मधुमक्खियों के बारे में आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो मधुमक्खी होती है जब भी एक किसी सोर्स को जानती है जहाँ पे इन लोग को शहद मिल रहा है, फूल है, तो ये क्या करती है डांस करके किसी अन्य मक्खी को बताती हैं कि इस दिशा में हमारा जो है सोर्स है, किसी चीज़ को खाने पीने वाली चीज़ों के सोर्स हैं, तो ये क्या करती है डांस करके बताती हैं। और प्रत्येक छत्ते में सिर्फ एक ही रानी मक्खी होती है। अब ये कैसे संभव है, देखिए जब भी रानी मक्खी अंडे देती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें एक ही रानी मक्खी अंडे से निकलती है, जो रानी मक्खी पहले निकलती है अंडे से वो क्या करती है अन्य सभी जितनी भी रानी मक्खियाँ होती हैं उनको मार देती है और अकेले छत्ते पर राज करती है। तो इसलिए हर छत्ते में सिर्फ एक ही रानी मक्खी होती है।
और अगर नर की बात करें तो जो नर मक्खी होता है वो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद इसकी डेथ हो जाती है, ये मर जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ये तो थी एडिशनल पॉइंट इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, हमारे देश के जंगलों में से एक ग्राम पंचायत टीन नामक, यहाँ टीन के बारे में बात किया गया है, एक विशेष प्रकार की खेती के लिए आदिवासी लोगों को भूमि आवंटित करती है। तो टीन क्या है? देखिए टीन पे मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है इसके बारे में अच्छे से। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वह भूमि जिससे किसान एक टीन बीज उत्पादित करता है। अब ऐसा तो है नहीं कि इतने बड़े खेत से हम लोग सिर्फ एक ही टीन बीज प्राप्त करें, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा है आदिवासी किसानों के लिए एक विशेष प्रकार से रूपांतरित की गई भूमि की एक इकाई, ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है। तीसरा है वह भूमि जिस पर किसान एक टीन बीज उगाता है। देखिए ये सही है, उत्पादित करता है और उगाता में अंतर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उत्पादित करना मतलब प्राप्त करना, खेतों से प्राप्त करना, और उगाना मतलब खेतों में बोना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। एक टीन बीज बोता है जहाँ पे, उसे बोलते हैं टीन की खेती। और जो ऑप्शन नंबर 4 है 100 × 100 मीटर आयाम वाली एक भूमि, यह भी आपका नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। आगे देख लेते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये पूछा हुआ है पोचमपल्ली के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है, ठीक है, जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और एक विशेष प्रकार की बुनाई जिसे पोचमपल्ली ही कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य में है? देखिए पूछा है अब किस राज्य में है, तो ऑप्शन क्या है? कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो इस पर भी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है। तो ये जो पोचमपल्ली है वो क्या है? तेलंगाना का है। अब तेलंगाना किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को। तो पहले क्या थी, ये जो विशेषता थी पोचमपल्ली वाली साड़ी की, वो आंध्र प्रदेश की विशेषता थी। लेकिन जब 2 जून 2014 को जब तेलंगाना अलग हुआ तो ये विशेषता बन गई तेलंगाना की। तो यहाँ इसलिए पूछा है कि अब यह कस्बा किस राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा, यह तेलंगाना में है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। केचुओं को किसान का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। देखिए हम जानते हैं जो केचुआ होता है उसको हम लोग किसान का मित्र कहते हैं। एक और जानवर है जिसको किसान का मित्र कहते हैं, आप लोग बताइए। देखिए सांप को भी हम लोग किसानों का मित्र कहते हैं। अब आप सोचोगे कि तो किसान को काट लेगा तो मित्र कैसे हुआ? तो जो सांप होते हैं वो चूहों को पकड़ के खाते हैं, इसलिए क्या होता है, किसानों के मुख्य फसल की रक्षा होती है। इसलिए जो सांप होते हैं उनको भी हम लोग किसानों का मित्र बोलते हैं। तो हम जानते हैं 2 हमारे जीव हो गए, केचुआ और सांप, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, किसानों का मित्र कहते हैं। अब यहाँ पे केचुआ कैसे मित्र है? मैंने सांप के बारे में तो बता दिया कि यह चूहों को पकड़ के खाता है इसलिए मित्र है। अब यहाँ पे केचुआ कैसे मित्र है वो हम लोग देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका है, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल जमीन को उपजाऊ बनाती है। ये तो आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो केचुआ होता है वो मृत पत्तियों को खाता है। ध्यान दीजिएगा, जो मृत सड़ी गली जो पत्तियां होती हैं, पौधे होते हैं, उनको ये खाते हैं। दूसरा आपका स्टेटमेंट है, केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। अब देखिए केचुआ को इतना तो कॉमन सेंस है नहीं कि जो हमारी मुख्य फसल है उसके साथ ये फसल जो खरपतवार जमा हुआ है, उगा हुआ है, तो इसको हम खाएंगे तो मुख्य फसल की रक्षा होगी, तो उसको इतना कॉमन सेंस नहीं है। और वैसे भी हम लोग पढ़ा हुआ है कि वह मृत पत्तियों को खाता है। इसलिए यहाँ जो खरपतवार है, खरपतवार में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो डेड मतलब ऑर्गेनिज्म है सिर्फ उसी को लाएंगे। जो खरपतवार जो मुख्य फसल के जो अलावा जो चीज़ें होती हैं खेत में, हम लोग उसको, जैसे घास हो गया, इसको भी हम लोग खरपतवार बोलते हैं। तो केचुआ खरपतवार नहीं खाता है जिससे मुख्य फसल की रक्षा नहीं होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। तीसरा आपका है, केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये क्या करते हैं, जमीन में छेद बना देते हैं जिससे क्या होता है, नाइट्रोजन वगैरह आसानी से पौधों की जड़ों को मिल पाती है। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका सही है। आगे देख लेते हैं, केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो ये भी आपका बात सही है। जो जमीन में जो ये लोग छेद बनाते हैं उससे आराम से हवा और पानी मिल जाती है इन लोग को। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही है। हम लोग देखेंगे चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम देखते हैं ए, सी और डी। तो यहाँ पे बी, सी, डी है तो ये गलत हो जाएगा। सी, डी, ए, सी, डी, ए, सी, डी, हाँ ये आपका ऑप्शन सही है। कहाँ गया? ये रहा आपका ऑप्शन ए, सी, डी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आगे देख लेते हैं
44 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों के ढांचे जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। यहाँ फिर से एक मकान की बात की गई है, तो हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टेटमेंट हमारा है, मकान मजबूत बांस के खंभों से बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी के बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पे बने होते हैं। चौथा है, मकानों की छतें ढालू होती है। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य का होना चाहिए? बिहार में भारी वर्षा नहीं होती है। देखिए, ये हो गया असम का। हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जो असम के घर होते हैं वो क्या होते हैं, मजबूत बांस के खंभों पे बने होते हैं। और इनकी विशेषता ये है कि ये अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। और ये ज़मीन से 3 मीटर से 3.5 मीटर तक ऊंचाई तक होते हैं, या तो हम लोग बोल सकते हैं 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं। और जो मकान की छतें होती हैं वो ढालू होती हैं, मतलब इस आकार की होती हैं ताकि पानी आराम से नीचे सड़क जाए। तो और इसमें भारी वर्षा भी होती है, हम जानते हैं। तो ये जो आपका राज्य है वो असम हो गया। देखिए, घरों के बारे में, जानवरों के बारे में, इन सब से हमेशा क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछता है, और एक क्वेश्चन हमेशा मैप से पूछता है। तो जितने भी क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, इससे पक्का आपका 70 से 80% क्वेश्चन फंसने वाला है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा? यहाँ असत्य दिया है, रॉन्ग हम लोग को स्टेटमेंट देखना है। तो ऑप्शन है कि मिट्टी के घरों की दीवारें मोटी होती है। ये तो राजस्थान के घर की बात है कि घर की जो दीवारें हैं वो मिट्टी की बनी हुई है और मोटी हैं, तो ठीक है। आगे आपका स्टेटमेंट है, लद्दाख में पाए जाने वाले घरों की छतें ढलवा होती है। देखिए, यहाँ फिर से पूछ दिया कि ढलवा होती है। मैंने बार बार बताया कि स्टेटमेंट में यही पूछ के फंसाता है बच्चों को। लद्दाख का घर पूछ लेगा और बोल देगा ढलवा छतें हैं, मतलब इस आकार की छतें हैं। तो हम जानते हैं जो लद्दाख के जो घर होते हैं वो समतल होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या हो गया? असत्य हो गया। तो यहाँ से हम लोग हटा लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका असत्य हो गया। तीसरा ऑप्शन है आपका, इग्लू गुंबद के आकार को होता है। देखिए, जो इग्लू होता है वो बर्फ से बना हुआ छोटा सा घर होता है। अब इग्लू जो होता है वो इस आकार का होता है, इस आकार का। इग्लू जो होता है वो एस्किमो जनजाति द्वारा बनाया जाता है। एस्किमो जनजाति के जो लोग होते हैं उनके घर को हम लोग इग्लू बोलते हैं। अच्छा, ये बर्फ़ का बना होता है, लेकिन इसमें ठंडी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि बर्फ़ जो होती है, जो बर्फ़ के बीच में जो खाली स्थान होते हैं उसमें क्या होता है, वायु भर जाती है, जिससे क्या होती है, जो अंदर की हीट होती है वो बाहर नहीं जा पाती है। तो इग्लू जो घर है वो एस्किमो लोगों के लिए रहने के लिए सूटेबल होता है। अगला देख लेते हैं, असम के घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बांस के मजबूत खामों बनाए जाते हैं। ये भी आपका बात बिल्कुल सही है, 10 से 12 फुट या फिर 3 से 3.5 मीटर ऊंचा। इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो आपका 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ढलवा छतें नहीं होती हैं, समतल छतें होती है। पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। आगे देख लेते हैं हम लोग 46 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। उच्च जर तेज बुखार के साथ कपकपी है, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वह है मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। तो देखिए, तेज बुखार तो सब में होता है और कपकपी भी आती है, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट में पूछा हुआ है सिनकोना के पेड़ की छाल। तो हम जानते हैं जो सिनकोना की जो छाल होती है, जिससे क्लोरोक्विन नामक दवा प्राप्त होती है, वह मलेरिया के उपचार में उपयोगी होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है। ये जो आपका स्टेटमेंट है वो मलेरिया के बुखार के लिए आपका दिया हुआ है। तो 42 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। आगे देख लेते हैं, एस्किमो अपने घर, देखिए एस्किमो जनजाति की बात यहाँ पे आ गई। इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इनका क्या कारण है? तो मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कारण, आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर आने नहीं देता है। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है या फिर बाहर जाने से रोकती है। तीसरा है, बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है। चौथा है, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ उपलब्ध है। तो देखिए, न ही बर्फ वहाँ मुफ्त में मिलती है, मान लीजिए मुफ्त में मिलती है, लेकिन मुफ्त में मिलती है इसका क्या मतलब है कि हम लोग घर बना लेंगे उससे? नहीं। तो ध्रुवीय क्षेत्र में केवल बर्फ ही उपलब्ध है, ये भी बात ठीक है, लेकिन हम लोग इसको टिक नहीं करेंगे। बेस्ट ऑप्शन हमारा ये है, जो कि थोड़ा साइंटिफिकली लग रहा है, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तो आपका यही स्टेटमेंट सही हो गया, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं 48 नंबर का क्वेश्चन।
निम्नलिखित पक्षियों में से सबसे बड़ा घोंसला किस पक्षी का होता है। देखिए यहाँ सबसे बड़ा घोंसला पूछ दिया। अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे किसके घोंसले को क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा घोंसला ही पूछ दिया। ऑप्शन है चील, कौवा, मैना, कबूतर। तो आप लोग बताने की कोशिश कीजिए कि सबसे बड़ा घोंसला किसका हो सकता है। देखिए जो सबसे चालाक जानवर रहेगा, सबसे बड़ा जानवर रहेगा, उसी का सबसे बड़ा घोंसला रहेगा, क्योंकि जिसको जितना बड़ा मतलब जिसका जितना बड़ा शरीर रहेगा वो अपने शरीर के हिसाब से बनाएगा घोंसला। तो जो चील होता है उसका जो घोंसला होता है सबसे बड़ा होता है। अच्छा, चील के घोंसले की एक विशेषता होती है कि यह क्या होता है, सबसे ऊंचे पेड़ पे बनाता है, पहली बात। दूसरी बात ये होता है कि चील द्वारा जो छोड़ा गया जो घोंसला होता है उसमें कभी कभी गिद्ध भी आके अंडा दे देता है। मतलब चील के बनाए गए घोंसले में गिद्ध भी जो है वो कभी कभी अपना घोंसला बना करके मतलब मान करके अपना अंडा दे देता है उसमें। तो 48 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। जो कौवा होता है वो क्या करता है, कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे अपना घोंसला बनाता है। मैना हो गया, कबूतर हो गया, ये लोग क्या करते हैं, हमारे ही घरों में अपना घर बना लेते हैं और सेफ रहते हैं। तो 48 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देख लेते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पे अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे। देखिए यहाँ अहमदाबाद जाने की बात की गई है, तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल जिसको हम लोग बोलते हैं लेमन राइस। दूसरा है छोले भटूरे तथा लस्सी। तीसरा है इडली, चटनी तथा वड़ा चटनी। चौथा है पूरी, साग तथा ठंडा दूध। तो देखिए अहमदाबाद गुजरात जो है वहाँ का जो फेमस जो व्यंजन है वो क्या है, ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल जिसको हम लोग बोलते हैं लेमन राइस। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। जो खाद्य पदार्थ है उस पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका मन करे वो जाके वहाँ देख सकता है। वहाँ हर राज्य के जो मुख्य व्यंजन है उसके बारे में बताया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया। जैसे अगर हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है टैपियोका के बारे में, तो रिवीजन करते हैं। जो टैपियोका होता है वो केरल का होता है, और नारियल के तेल में पकी हुई जो मछली थी वो आपके कहाँ की थी, गोवा की थी। वहीं अगर सरसों के तेल में पकी हुई मछली की अगर बात करें तो वो कहाँ का था, जम्मू कश्मीर का था। देखिए जम्मू कश्मीर में राजमा चावल और कहवा को भी खाते हैं, और जम्मू कश्मीर में भेड़ का मांस जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, तो हम लोग इसको भी याद रखेंगे। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर पहला सही है। आगे देख लेते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन। हरे पत्तेदार सब्जियों, गुड़, आंवला आदि में कौन सा खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए यहाँ हरे पत्तियों, गुड़, आंवला की बात की गई है कि कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं आयोडीन, कैल्शियम, लौह, सोडियम। तो हम जानते हैं कि जो गुड़ होता है, जो आंवला होता है और हरी पत्तियाँ होती हैं, उससे हमें लौह युक्त पदार्थ प्राप्त होते हैं। लौह युक्त पदार्थ, जो लौह युक्त पदार्थ होते हैं उनके लिए Fe भी हम लोग यूज करते हैं। Fe सैम्बल जो होता है वो लोहे के लिए यूज होता है। वहीं अगर आयोडीन की बात करें तो आयोडीन जो होता है वो हमें समुद्र से प्राप्त होता है, समुद्र से हमें आयोडीन प्राप्त होता है। वहीं अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम हम जानते हैं कि दूध से प्राप्त होता है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन ये है कि आप लोग ये बताएंगे कि जो दूध होता है उसमें कौन सी विटामिन नहीं होती है। मिल्क में कौन सी विटामिन नहीं होती है। ऑप्शन आपका है विटामिन ए, बी, सी या फिर डी। आप लोग बताएंगे मिल्क में कौन सी विटामिन नहीं होती है, इसको कमेंट में आप बताएंगे। देखिए मिल्क जो होता है ना वो क्या होता है, उसमें सारी चीज़ें पाई जाती है। विटामिन हो गया, कैल्शियम हो गया, मिनरल्स हो गया, प्रोटीन हो गया, तो सारी चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन इन चारों में से एक ऐसा विटामिन है जो कि मिल्क में नहीं पाया जाता है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये तो था आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वो आप कमेंट में बताएंगे इसके पार्ट 2 के बारे में। तो हम जल्दी ही आपके रिवीजन के लिए इसका पार्ट 2 भी लाएंगे। तो ये तो था आज का वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।